नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नज़ीर, पाकिस्तान को नवाज 2 से चलने वाला सफ़र कल इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। शायद मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को शहबाज 2 पर और कल वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा नेशनल असम्बली में, और उसके बाद वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे, क्योंकि बहरहाल अक्सरियत है, फिलवक्त तो अक्सरियत है नेशनल असम्बली में, और पीपल्स पार्टी उनके साथ है, कह चुकी है कि उनको वज़ीर आज़म का वोट देंगे, हुकूमती बेंचेस पे शामिल होंगे, ताहम काबीना में शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ MQM भी मान गई है, क्योंकि उनकी भी बात हो चुकी थी, तो MQM ने भी कहा है कि जी एक उन्होंने साइन कर लिया है मुआहिदा कि जी फंड्स वगैरह के हवाले से और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से, और उसके बाद उन्होंने भी वोट देना है। अब दूसरी तरफ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको मनाने में फ़िलहाल तो नाकाम है। नवाज शरीफ साहब भी गए थे, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। और आज जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, वो महमूद खान अचकज़ई साहब, वो तो खैर सदारत के लिए, लेकिन उमर अयूब साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म के लिए वो खड़ा कर रहे हैं। उनके पास कितने नंबर्स होंगे, ये तमाम चीज़ें हैं, इत्तलात हैं। और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कहना है कि एक बड़ा कोई हम अलायंस भी करने जा रहे हैं, कुछ एहतजाज भी करने जा रहे हैं, और एक एहतजाज की कॉल आज भी इमरान खान साहब की जानिब से दी गई थी। लेकिन जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, सदारत के लिए सदर आसिफ अली ज़रदारी का नाम, और दूसरी तरफ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम चुना है। इसकी क्या वजूहात है, इस पर भी बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस हवाले से क्या कह रहे थे, वो जरा सुनते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है कि वो जिसको भी चुनना चाहें वो अपना सदर का नुमाइंदा बनाएं, मगर मेरा ख्याल में अगर अचकज़ई साहब, जिसके लिए मेरा बहुत एहतराम है, अगर वो PTI का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त तो नहीं कह सकेगा। एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलियेशन बहुत ज़रूरी है, और उस पर इरादा है कि हम वफाकी सतह पर काम करें। बहरहाल ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कमेंट है। वो हमेशा से मुफाहमत की बात भी करते हैं, बातचीत की बात भी करते हैं, और पीपल्स पार्टी पुरुमीद भी थी कि PTI जो बाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को प्यारी हो गई कि वो शायद बात भी करेगी तो शायद हुकूमत भी बन सके, लेकिन बहरहाल ये ना हो सका। असद कैसर साहब, जो हम बात कर रहे हैं कि कोई बड़ा एहतजाजी ग्रुप या कोई बड़ा ग्रैंड करने की, उस पर उनके भी कुछ कॉमेंट थे, वो क्या कह रहे थे वो भी सुनते हैं। ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम तमाम उस कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जो इस रिगिंग के हवाले से हम चाहते हैं कि मुल्क में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। नाज बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के स्पोक्स पर्सन हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ ख्वाजा इसारुल हसन साहब मौजूद होंगे, न्यूली इलेक्टेड MNA MQM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं नाज बलोच साहिबा आपसे बात करती हूँ। नाज बलोच साहिबा, अब सदारत के जो कल हो रहा है उसकी एपिसोड की जरा मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन सदर के ओहदे के लिए आसिफ अली ज़रदारी का नाम, और वो उसके ओहदे के लिए लेकिन जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं उनके नाम पर आप लोग को क्यों एक बड़ा हैरान कुन है आपके लिए? वैसे तो हमारे लिए भी है, आपके लिए क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया, बिल्कुल जिस तरह आपके लिए हैरान कुन है उसी तरह हमारे लिए भी हैरान कुन। और क्योंकि देखें ना, माजी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने भी नोट की और देखी हैं। देखिए, PTI के अपना कोई या तो कैंडिडेट होता तो वो तो समझ में आता था, लेकिन मेरा ख्याल है इनका आपस में अचानक से एकदम से एक तो आपकी जो है PTI की नजरियात और सोच, और महमूद खान अचकज़ई साहब जो है उनकी बातें तो हमेशा बहुत ही मुख्तलिफ रही हैं, लेकिन इस वक्त अचानक से वो कैंडिडेट बन के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से जो आ रहे हैं, तो ये जरा एक ताज्जुब की बात है। लेकिन बहरहाल इन तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये बिलीव करती है कि ये एक इख्तियार बिल्कुल मौजूद है, और ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो कोई भी कैंडिडेट उनका आए और वो अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, ये उनका जमहूरी हक है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी आपने देखा कि कल डिप्टी स्पीकर का ओहदा या स्पीकर के ओहदे, दोनों ओहदों के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो PTI के आज़ाद अरकान हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और फिर आपने देखा कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर का हिस्सा मैं समझती हूँ बनकर, ये अच्छी बात है। इसी तरह से हमने पार्लियामेंट को आगे बढ़ाना है, तो वो इलेक्शन तो कॉन्टेस्ट बुलाकर उन्होंने किया, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और ये वजूहात में शोएब शाहीन साहब से पूछूं, मुझे मुख्तसरन जवाब दे दीजिएगा। क्या आप समझते हैं कि जो मैंडेट क्लेम कर रही है और जो मैंडेट मिला है PMLN को,
वो जाली है या उनका वाकई रियल मैंडेट है? आप पीपल्स पार्टी क्या समझती है? पीएमएलएन के मैंडेट की बात कर रही जी। हैं आप, तो देखें नादिया, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि 2013, 2018 या 2024 तमाम इलेक्शंस का आप जायजा निकाल के देख लें, कहीं पर आरटीएस के ऊपर सियासी जमातों का एहतजाज रहा, उससे पहले भी रिगिंग के मामलात रहे 2013 में, फिर वो 35-25 की बातें रही, और आज भी इलेक्शंस के अंदर तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान की जो है वो कहीं ना कहीं धांधली या बेज़ाब्तगियों के ऊपर अपनी शिकायत लेकर वो आगे मूव ऑन हो रही हैं। और वो शिकायत मेरे सवाल का मैं चाह रही हूँ आपसे जरा क्रिस्पी सा आंसर कर दीजिए, मैंडेट जाली है या असली है? नहीं, देखिए जाली मैंडेट तो इस तरह आप जनरली तो किसी को नहीं कह सकते कि किसी का मैंडेट जाली है। अगर हम ये समझते हैं कि जी टोटल मैंडेट, टोटल ओवरऑल मैंडेट ही जाली है, तो फिर हम साथ तो ना बैठते ना। मतलब अगर हम साथ बैठे हुए हैं और हम बोलें कि ये टोटल जाली मैंडेट है, हाँ कहीं ना कहीं बहुत सी जगहों पे हमें, जैसे कराची पे एकदम से 17 सीटों पे ताज्जुब हुआ है, इससे तो बल्कि मैं समझती हूँ खुद एमकेएम को खुद भी ताज्जुब है कि चले मैं इस पे आगे बढ़ती हूँ जरा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ताज्जुब ये तो होता है, ये इश्यूज तो कंसर्न इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बिल्कुल ठीक है शुएब शाहीन साहब, लेकिन ये कि आप ओवरऑल मैंडेट को किसी के जाली कह के जो है एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। जहाँ जहाँ एतराजात हैं वो अपनी जगह हैं। लेकिन जो ऑडियो वगैरह लीक हुई थी ना मुस्तफा कमाल साहब की, फिर कामरान टिसोरी साहब की, तो कहते हैं पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी इनका 100% जाली है, उनका 50% है, तो उनका 60% है। बहरहाल मैं जरा शुएब शाहीन साहब की तरफ बढ़ती हूँ। शुएब शाहीन साहब, अब हमारी भी हैरत दूर कीजिए, पीपल्स पार्टी की भी हैरत दूर कीजिए, और हमें बताइए कि कल तक जिन अल्फाज में आप याद करते हैं, हम तो नहीं चलाते उन बातों को, हम नहीं दोहरा रहे, लेकिन खुद इमरान खान साहब जिस तरह से करते रहे, नकलें उतारते रहे, अल्फाजों से याद करते रहे, ये अचानक क्या हुआ कि आपने उनको अपना सदर के लिए जो है वो अपना उम्मीदवार मुंतखब कर लिया? देखें, यही गुडविल जेस्चर है। अगर आज किसी ने एहसास कर लिया, ये हमारे मैंडेट को एक्सेप्ट कर लिया और उसने खुल के कहा है पहले दिन से, ये आज नहीं पहले दिन से। आपको पता है जो अचकजाई साहब अली अपनी जो सीट थी जहां सालार काका जीता है, वो वोट ले रहा है 32,000, ये ले रहे हैं कोई 11,000 या 12,000। 8वें नंबर वाले को जिसके 4,000 वोट थे उसको जितवाया गया। यहाँ जो डाका डाला है हमारे मैंडेट पे, अब मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ इस्लामाबाद की, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ आपका दफ्तर है, यहाँ से मैं 1,05,000 वोट लेके जीता हूँ। जो 50,000 भी वोट नहीं ले पाया उसको उठा करके असम्बली में भेज दिया, और तीनों सीटें हम जीते हैं। जो 30,000 वोट लेने वाला है उसको भेज दिया, जो 40,000 वोट लेने वाला है उसको दे दिया, और इसी तरह पूरा पंजाब है। देखें, इस वक्त 4 ताकतें हैं जिन्होंने हमारे वोट पे डाका डाला है। नंबर 1 PMLN, नंबर 2 MQM, नंबर 3 पीपल्स पार्टी, नंबर 4 वो एस्टेब्लिशमेंट के खास मोहरे जिनको हर हाल में वो जिताना चाहते थे। मसलन शौकत बसरा वाली सीट है बावल नगर वाली, वहाँ नंबर 1 पे आया शौकत बसरा, वकील है हमारा दोस्त। दूसरे नंबर पे आया PMLN का नुमाइंदा। तीसरे नंबर पे आए जाजुल हक, उसको उठा के जिता दिया। इसी तरह 8वें नंबर से भी उठाए हैं, चौथे नंबर से भी उठाए हैं, 5वें से भी उठाए हैं, उठा करके जिता दिया। ये है आपका 76 साल की तारीख में होने वाला सबसे बड़ा डाका जो अवाम के मैंडेट और वोट पे डाका। मुझे पहले मेरे सवाल की तरह दोबारा आती हूँ। आपने कहा कि उन्होंने हमारे मैंडेट को तस्लीम किया, तो फिर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हो सकते थे, और सवाल यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के यानी PTI के अपने अंदर से क्यों आप नहीं समझते कि कोई सदारत का उम्मीदवार हो सकता था? नहीं हो सकता था, लेकिन ये इमरान खान की एक ग्रेटनेस है कि वो अपने सियासी मुखालिफ है, अगर वो राह रास्त पे आ गया है, वो अगर हक सच की बात बोल रहा है, तो उन्होंने इन गुडविल जेस्चर के तौर पर उन्होंने कहा है ठीक है चकजाई साहब बलूचिस्तान से। इसका रीजन ये तो नहीं है कि जो आप ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाना चाहते हैं उसकी तरफ ये पहला कदम है ताकि सबको आप देखें, ये भी देखें, इमरान खान साहब का फैसला कोई विजडम से खाली तो नहीं होगा ना। हो सकता है ये बात भी उनके जहन में हो, और उन्होंने एक नॉमिनेट किया है अगर किसी शख्स को, तो उसके पीछे कई कंसिडरेशंस हो सकती हैं। मगर एक बात तो तय है कि अगर एक शख्स ने इलेक्शन डे से लेकर आज तक इस बात को रिपीटेडली कहा है कि भाई ये PTI का वोट था, PTI के यूथ बाहर निकले, अवाम ने उनका साथ दिया, उनका ये हक है कि उनको जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत इमरान खान को जेल में डाला हुआ है उनको बाहर निकालें, ये उनका हक है, उनको हक के हुक्मरानी दिया जाए। अवाम के हुकूक पे डाका डालना ये गद्दारी के मुतरादिफ है। अगर ये बातें हमारी ही बात से वो मुत्तफिक हैं तो इमरान खान साहब ने उनको कैंडिडेट बना दिया है, कोई हर्ज नहीं है। देखें, बलूचिस्तान एक
सबसे बड़ा सूबा है, मगर वो महरूम भी सबसे ज़्यादा है। वहाँ इस्टेब्लिशमेंट के जो मोहरे हैं उनको लाने की बजाय अगर ट्रू पब्लिक के अगर किसी नुमाइंदे को उन्होंने हक के हुक्मरानी के लिए इलेक्ट किया है या सिलेक्ट किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये ग्रेटनेस है इमरान खान की। आज देखें पीपल्स पार्टी ने क्या कमाल किया भाई, एस्टेब्लिशमेंट के डिक्लेयर्ड मोहरे सरफराज बुगटी जो यहाँ आपके इंटरम सेटअप के मिनिस्टर हैं, इलेक्शन से 4 दिन पहले नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने से 1 दिन पहले वो रिज़ाइन करते हैं, वहाँ जा कर के वो का इलेक्शन लड़ते हैं, उनको जितवाया जाता है। और यानी पीपल्स पार्टी उनको एक तोहफे के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को इस तोहफे के तौर पर दे रही है कि आप मुझे सदर बना दो। आपने जो पता नहीं हमें तोहफे सीटें के दी तौर हैं, पे कौन किसको दे रहा है, क्या दे रहा है, जरा रुक जाएं एक सेकंड नाज बलोच साहबा, ये सरफराज बुगटी वाला मामला तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब आप इंटरम सेटअप में रहे, आप अपने आप को न्यूट्रल जाहिर करते रहे, जब नॉमिनेशन पेपर फाइल होने लगे तो फिर आप जो है वो, और आप इंटीरियर मिनिस्टर थे, मतलब आप सोचिए कि आप इंटीरियर मिनिस्टर थे, पूरा मुल्क चला रहे थे, फिर आप रिजाइन करते हैं और आप वापस चले जाते हैं, फिर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और उसके बाद आप सीएम बलूचिस्तान बन जाते हैं और फिर आप पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब वो जो हैरत आपको महमूद खान अचकजई साहब पे हो रही थी, वही हैरत आपको सरफराज बुगटी साहब पे हो रही है। नहीं देखिए, बिल्कुल फर्क है, दोनों सिचुएशन में बहुत फर्क है। सिचुएशन में फर्क होगा, मैं उस हैरत की बात कर रही थी। नहीं देखें, ये सिचुएशन तो टोटली डिफरेंट है। अगर कोई शख्स जो है वो अपनी वजारत छोड़ के इंटरम सेटअप में वो अगर सियासी जमात बाज़ाब्ता तौर पे ज्वाइन करते हैं और किसी सियासी जमात से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर किसी पार्टी को ज्वाइन करके उनके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। यहाँ पे तो टोटली सिचुएशन डिफरेंट है। क्या अचकजई साहब पीटीआई की टिकट से इलेक्शन लड़े थे, तो फिर आप यहाँ पे फर्क देखें, ये एप्पल और ऑरेंजेस का जो है कॉम्बिनेशन। लेकिन आपको अच्छा चले खैर, ये तो कानूनी तौर पे देखें, ये तो किसी का भी अख्तियार है। कोई बड़े लोग इलेक्शन से पहले पार्टियां बदलते हैं, छोड़ते हैं। मुझे बताइए, क्या पूरी की पूरी पीटीआई जो है 2018 में जो जितने लोग काबीना में थे, ये पीटीआई के बहुत पुराने सॉल्वर्स थे? इन्होंने तो आखिरी वक्त में जहाजों में भर भर के आए गए और जहांगीर तरीन साहब लाते रहे। ख्वाजा साहब जरा फरमाइएगा कि आपका जो एक आप लोगों ने नून लीग के साथ आपने आखिरी मोमेंट में जब आप नाराज होकर चले गए, वैसे ये आदत है आप छोड़ते नहीं है, नाराज रूठने और मनाने वाली, फिर आप नाराज होकर चले गए, फिर फौरी तौर पे भागे, आपको मनाया, फौरी तौर पे एक मुआहिदा साइन हुआ, लेकिन ये मुआहिदा काफ़ी है। बल्दियाती इंतखाबात की आप बात कर रहे हैं, उस पर बड़ा मुराद अली शाह का एक कॉमेंट भी आया है कि जी हमारे यहाँ तो ये काम नहीं करेगा, और वैसे तो आप हैं भी नहीं उस गवर्नमेंट का हिस्सा, लोकल गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ। नहीं, मुराद अली शाह साहब बेसिकली उन्होंने वज़ीर आला सिंध की हैसियत से अपने ख़जाने पे पड़ता हुआ वार महसूस करके उन्होंने दिफा किया, क्योंकि वो वज़ीर ख़जाना भी हैं, वज़ीर आला भी हैं। लेकिन हमारा मसला सिंध का या पंजाब का नहीं है, हम तो आईनी तरमीम चाह रहे हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि ये एमक्यूएम ने आगाज़ किया है आम आदमी को ताकतवर बनाने के एक फार्मूले से, और वो आम आदमी कराची तक पेशावर चाहे किसी भी जमात का हो, अगर तमाम सूबे इस बात पर, बल्कि सूबे नहीं, विफाक अगर आइन में तरमीम करता है 2/3 से, तो चारों सूबों के अंदर जो वसाइल हैं वो डोर स्टेप पहुंच जाएंगे और आपको बार बार ये लोकल गवर्नमेंट के तजर्बे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से इंग्लैंड में डिफाइंड है, जिस तरह यूएस में रूल्स ऑफ बिजनेस में डिफाइंड है, इसी तरीके से इंडिया में डिफाइंड है, तो वो तमाम जगहों पे इख्तियारात डिफाइंड है। अभी अनफॉर्चुनेटली जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो नाराजगी की आपने बात की, नाराजगी नहीं थी, ये बात पहले से एहसन इकबाल साहब और साद रफीक साहब से तय थी कि सेशन के आगाज से कबल ही हम पहले अपना मसवदा साइन करेंगे। ये नाराजगी वाली खबरें चली हैं जो कि बेबुनियाद हैं, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। तो हम कमेटी रूम नंबर 1 में गए, वहां पर हमने ये साइन किया। बहुत अच्छे अल्फाज एहसन इकबाल साहब और साद रफीक साहब ने अदा किए और इसके लेटर एंड स्पिरिट को समझा। तो हमारा पहला कदम था जिसमें हम कामयाब हुए। अच्छा, लेकिन आप ये गारंटी दिलाई गई है कि 2/3 अक्सरियत से इसको आप आइन में तरमीम कर लेंगे, वो कैसे करेंगे? अभी तो 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के पास भी नहीं है। अभी तो रमजानों के बाद, इसीलिए पूछ रही हूँ ना कि इसकी फिर हैसियत क्या होगी, इस मुआहिदे की हैसियत क्या होगी जिसके बदले आपने वजीर आजम का वोट दिया है? नहीं, इसकी सिर्फ और सिर्फ ये हमें इतनी हैसियत हमारे लिए काफी है कि ये बिल एज ए स्पेशल बिल
टेबल होता है और स्पेशल कमेटी को चला जाता है, जो स्पेशल स्टैंडिंग कमेटी जिसमें तमाम पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स मौजूद हों, तमाम नुमाइंदे मौजूद हों। उसके बाद हम 2/3 मेजॉरिटी की खुद पूरे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम इनफरादी आज़ाद उम्मीदवार और अपोजिशन हुकूमत, वहां पर हम अपनी लॉबिंग करेंगे और तकरीबन हमारी 80% काम कंप्लीट है। पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हमारे हम मौक़िफ़ हैं, उनका मंशूर इस बात की जमानत है। पीएमएलएन हमारे साथ है। इसी तरीके से हमारे साथ पीएमएलक्यू और बाप पार्टी के अरकान भी हमारी हमआहंगी में मौजूद हैं। अगर पीपल्स पार्टी हमें इसमें सपोर्ट नहीं भी करती तो भी हम 2/3 मेजॉरिटी की कैंपेन कर लेंगे। चले, ये अच्छी बात है कि आपकी अच्छी सोच है, इंसान को सोचना तो कम से कम बड़ा ही चाहिए। लेकिन पीटीआई के साथ जो फिर हुआ है, और खुद आपके कामरान टिसोरी साहब ने बड़ी, उनकी ऑडियो लीक हुई, मुस्तफ़ा कमाल साहब की ऑडियो लीक हुई, कामरान टिसोरी साहब ने कहा कि जी चूंकि हम पीटीआई से अलहदा हो गए थे तो हमें वोट नहीं पड़ा वगैरह वगैरह। लेकिन मुख्तसर साहब ब्रेक पे जाने से पहले मुराद अली शाह साहब रहते हैं इस हवाले से, ये जरा चला देती हूँ, फिर नाज बलो साहब से इसका जवाब लेंगे। स्पीकर के इलेक्शन के लिए भी रिक्वेस्ट की थी मेंबरान को कि हमें सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह ताला प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी हम पार्टी की लीडरशिप की गाइडलाइंस में हर एक से रिक्वेस्ट करेंगे। एमक्यूएम के साथ हमारी पहले भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमने कोalitions में भी साथ काम किया है। हमारी लोकल गवर्नमेंट वाहिद लोकल गवर्नमेंट है जो एम्पावर्ड है। मेरा ख्याल है वो मसला पंजाब का होगा, इसलिए पंजाब में लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। एमक्यूएम को वफाकी वो उधर भी तो जा सकती है ना, उनके जो अच्छा काम सूबे सिंध में किया है एमक्यूएम ने पंजाब में पीएमएलएन को करने के लिए कहा है। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुश आमदीद। नाज बलोच साहब, आप क्यों समझती हैं कि ये जरूरत सिंध में नहीं है? क्योंकि सिंध में तो रोला यही है, पहले वसीम अख्तर साहब थे तो वो यही कहते चले गए, मुद्दत अपनी मुकम्मल कर गए कि जी इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। उसके बावजूद आप समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है? देखिए, सिंध में तो आप देखते हैं कि लोकल बॉडी भी है। जिन सूबों के अंदर लोकल बॉडी है नहीं, जहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए हैं, जहाँ पे बल्दियाती पावर जो है वो इख्तियारात नीचे ट्रिकल डाउन होके नहीं दिए जाते, वहाँ पे तो जाहिर बात है फिर वहाँ के लिए कानून साजी भी होनी चाहिए, वहाँ के लिए एफर्ट्स भी होनी चाहिए और कोशिशें भी होनी चाहिए। सिंध में तो आपके सामने हमारे मेयर सिंध माशाल्लाह, मेयर कराची जो है स्पेसिफिकली जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो नजर भी आ रहा है, काम भी हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई कंसर्न है तो वो शायद दीगर सूबों के हवाले से होंगे। बिल्कुल मुराद अली शाह साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। तो अगर एमक्यूएम को अगर एतराजात हैं केपीके और पंजाब और दूसरे सूबों में कि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज हैं और बल्दियाती इंतखाबात के मसाइल हैं, तो फिर ठीक है, जो कानून साजी वो लाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद है। जब तक कोई मुसव्वदा, कोई बिल, कोई कानून उस पर स्टडी किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, एक पार्टी की मनमानी तो कोई नहीं फैसले होते ना। मतलब ठीक है, अगर जैसे तैसे 17 सीटें, लेकिन जब तक तमाम दूसरी जमातें हैं जिनके पास ज्यादा नंबर्स मौजूद हैं, वो जब तक इसको, और हर चाहे किसी के पास कम नंबर हो चाहे ज्यादा नंबर हो, वो उसको प्रैक्टिकली जब स्टडी करते हैं, बिल को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं कि वो किस हक के, किस कदर आवाम के लिए ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं ना, अभी आपने कहा कि सदर के इंतखाब के लिए भी आप एमक्यूएम से भी बात करेंगे, अब लेट्स सी कि एमक्यूएम भी फिर कोई शर्त रख दे, प्लस गवर्नर सिंध का मामला भी अपनी जगह है। लेकिन वो उसके बाद आती हूँ। शुएब शाहीन साहब, अब आप जो करने जा रहे हैं, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जी हमने कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस हमने बनाना है, उसमें कौन कौन सी पार्टीज है, क्या लाए अमल है, और जो आप धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं उसके प्रूफ के साथ अदालतों का या इलेक्शन ट्रिब्यूनल का रुख कब करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रूफ होता है अंडर द लॉ इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 90, 92, 95, 98, वो होता है आपका फॉर्म 45। इसको कहते हैं इलेक्शन रिजल्ट। ये रिजल्ट है। 47 फॉर्म 48 होता है कंपाइलेशन, उसको कहते हैं सिर्फ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट साइन करता है सिर्फ एक शख्स। ये रिजल्ट साइन करता है, जैसे मेरा हल्का है 387, मैं 1,05,000 वोट ले रहा हूँ, वो साइन करते हैं तकरीबन तमाम जो पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं वो, और जो मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तकरीबन 3,000 मुख्तलिफ अशखास ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं, इसलिए उसको ऑथेंटिसिटी होती है और दैट इज कॉल्ड एज रिजल्ट। ये सारा हमने पेश किया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन तो आपको पता है जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, और वो तो रात की जो 12 बजे उन्होंने 11 बजे वो बंद कराया सारा मीडिया को कि जी रिजल्ट देना बंद कर दें, और उसके बाद भाग के चले गए कहीं। अच्छा, एक लेकिन मखसूस जगह पे जब वापस आते हैं तो सारा रिजल्ट बदल जाता है। शुएब शाहीन साहब, माजरत मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपके मुताबिक आप कहते हैं कि कराची में भी हमारे वोट छीन लिए गए और एमक्यूएम को प्लेट में रख के दे दिए गए।
लेकिन हमें पंजाब में जितना शोर आपने धांधली का डाला उतना आपने कराची में नहीं डाला, एक्सेप्ट कर लिया। जिनका किसने मैंडेट कहा था है? उनको नहीं वापस डाला। मिल गया। आज भी हमने एहतजाज किया, आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया। इस्लामाबाद की शदीद और यालाबारी भी थी, बारिशें भी थी, आज हमने बहुत बड़ा एहतजाज किया। हमने पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में एहतजाज किया है। कराची में भी आज सबसे बड़ा एहतजाज हुआ है और कराची के सारे केसेस हमने यहाँ पिटीशन फाइल कर रखी है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन कोई सुनने को तैयार ही लेकिन नहीं है। आपको नहीं इलेक्शन लगता कि कमीशन कराची में तो पहले मैंडेट था ही एमक्यूएम का, जिनका मैंडेट था उनको वापस मिल था गया। की बात नहीं है। आपको बता दूं, आपको फॉर्म 45 बताता हूं। एक हमारे शख्स का 1,11,000 वोट आया, इनके पीटीआई के एमक्यूएम के बंदे का वोट आया 3800, 3,800। इन्होंने पता है क्या किया? उसका 1,11,000 को 1 लाख कटा के सिर्फ 11,000 किया और 3800 को 38,000 किया और उसको इलेक्शन जिता दिया। ये इस तरह के किसने फ्रॉड जो किया? भरे पड़े हैं, एक नहीं 20 यूं हम आपको मिसालें दे सकते हैं, खा वो नेशनल असम्बली के हों, खा वो प्रोविंशियल असम्बली के हों। सिर्फ एमक्यूएम नहीं, पूरा पीएमएल। शहबाज शरीफ हारा हुआ है हमारे एक अफजल पार्ट एडवोकेट से, जिसको आज गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह मरियम नवाज हारी हुई है हमारे कैंडिडेट से। इसी तरह अलीम खान हारा हुआ है। अच्छा, इसी तरह मैं पूरा जरा लाहौर, पूरा पिंडी पर्टिकुलर डिवीजन, पूरा ख्वाजा आपका एजाज साहब से इस जिला हवाले से खान बात कर डिवीजन। लूं। और क्योंकि एक बात ख्वाजा सिर्फ एजाज करके साहब- देखें, एक बात सिर्फ करके हाँ। देखें, इनके मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद मानते हैं, हाँ जी ये मेरी ऑडियो टेप है, और पीपल्स पार्टी वालों का नाम लेके कह रहा है कि इन लोगों ने कहा है कि आपका मैंडेट 100% जाली है। दुरुस्त कहता है जी, मान लेते हैं। और साथ कहते हैं कि हमारा मैंडेट कितना जाली है, ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई पीएमएलएन वाले कह रहे हैं 50 से 60%, ये जो एडमिट कर रहे हैं। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। फिर कमरान टसूरी जब आता है वो कहता है अच्छा, नहीं जो हमारा आपके मतलब 100% की है वो दुरुस्त है, जो आपके मतलब की नहीं है वो दुरुस्त नहीं है। चले नहीं, एक हम सेकंड, कुछ अब नहीं जरा कहते। रुकिएगा। हम कहते हैं जो ये मानते हैं, जो ये कहते हैं, चले वो एडमिट कर ले, चले उसको एडमिट कर ले। तो इतना अच्छा, ये बड़ा बंद कब्रों जुर्म। की जो बातें थी, जिसको तस्लीम भी किया ख्वाजा एजाज साहब, जो बंद कब्रों की बातें थी, मुस्तफा कमाल साहब ने कहा हाँ जी इसमें कौन सी ऐसी बात हमने की, लेकिन उनकी तो क्लैरिफिकेशन आ गई। लेकिन जो कामरान टिसोरी साहब ने किया वो तो एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि हमने पीटीआई का साथ छोड़ा तो हमें वोट नहीं पड़ा, तो हमारा 100% वोट जाली था, तो उनका फला था, वो ये कह रहे थे। तो सर ये मतलब अगर बंद कब्रों में तस्लीम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? अब तो खुल के बात सामने आ गई है। नहीं, मैं आप लोगों ने मेरे ख्याल है गुफ्तगू या तो याद नहीं रखी या सुनी नहीं। कामरान भाई ने बिल्कुल ये बात सर कही, मैंने तो कहने कि ट्वीट भाई, भी कर दी थी, मैं क्या नहीं सुनूंगी। मतलब मैं तो उस कमरे में बैठा हुआ था ना, मुझसे ज्यादा ऑथेंटिक तो कोई नहीं आप सब में। या नहीं, है? ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन कमरे की आवाज बाहर आई है ना सर, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। सुन लेना तो दोबारा सुन लीजिएगा। आपकी ट्वीट से ज्यादा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि जब हम अपना एनालिसिस करते हैं, शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी करती। जब किसी ने हमें ये कहा कि हमारा 100% जाली है, तो हमने कहा तुम्हारा 200% जाली है। मैं आपको एक ऐसे हल्के का नाम दे दूंगा, अभी चीखें निकल जाएंगी मैं जब बोलूंगा, मैं बोलना नहीं चाहता, जिसने 2 दिन पहले अपने मुखालिफ नहीं, निकाल उम्मीदवार दे के हक चीखें। में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्तबरदार हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्तबरदार हो गया। 2 बड़ी जमातों में से एक बड़ा नाम है, और इलेक्शन के 2 दिन बाद वो 70,000 वोट से जीत गया। भाई धांधली तो अगर हुई है तो हमारे साथ हुई है ना। 2018 में आरटीएस बनाया गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने के ख्वाब देखे गए, एक साहब को ताहयात वजीर आजम बनाने का प्लान किया गया, मुल्क में सदारती निजाम की ख्वाहिशात की गई। फिर एक और बात आपको ना दी, बड़ी मजे की बात बताऊं कि इस इलेक्शन एक्ट जिसका हवाला दे रहे मेरे भाई, 50 तरमीम किए, 50 पीटीआई ने 50 तरमीम किए कि भाई इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तो इंतखाबात हुए। फिर दूसरी बात, आपके साथ तो धांधली कहां नहीं हुई भाई। आपने नैब का चेयरमैन ज्वाइंटली अपॉइंट किया, आपने कहा वो भी हमारे खिलाफ है। आपने इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया, आपने कहा वो भी हमारे खिलाफ है। ब्यूरोक्रेसी आपके खिलाफ है, जुडिशरी आपके खिलाफ है, पुलिस आपके खिलाफ है। अब आप एक काम करें, ये इलेक्शन तो आप जीत गए ना, अब वो जो डोनाल्ड ट्रंप में खड़ा हुआ है ना, अब वहां से भी जाके लड़ लें ताकि वहां से भी जीत जाएं। अरे भाई पूरा पाकिस्तान आपके लिए खराब है। आप कैसे कह सकते हैं कि 2018 में रात 9-0 से एक आदमी सोया और सुबह मैंने बन गया और आज वो हार गया, तो कह रहे हैं आपका हक था। ये 3.5 साल में इमरान खान साहब समेत एक रात उन्होंने कराची में नहीं गुजारी। K4 का मसला लिख गया, 11 अरब में 11 रुपए नहीं दिए। आपको क्यों वोट पड़ेंगे भाई? आपने पूरी कौम को 9 मई के पीछे फौज के पीछे लगा दिया,
नौजवान हजारों लेकिन गिरफ्तार लेकिन करवा लेकिन दिए। ख्वाजा इजहार साहब कैसे वोट ठीक पड़ेंगे है, ये आपको? बातें तो खुद शोएब शाहीन साहब इसका रिस्पॉन्ड करेंगे इसको, लेकिन जिस गुफ्तगू का आप आधा हवाला दे रहे हैं वो मैं पूरा बता दूं, कमरान कहें तो चला भी देती हूँ। कमरान टिसोरी साहब ने कहा कि चूंकि हम इत्तेहाद में थे पीटीआई से, और जब हमने पीटीआई के साथ इत्तेहाद में निकल गए तो लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। ये कमरान टिसोरी साहब की ऑडियो है, भेजूं? तो भाई वो बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर जब हम बात कर रहे थे 2018 के बाद, तो हमने जब बल्दियाती इंतखाबात के इलेक्शन ऊपर तो हुआ ही एनालिसिस नहीं। किए, फिर जनरल इलेक्शन पे बल्दियाती हमने को आप एनालिसिस बाइकआउट किए, कर चुके हैं। और दूसरी बात सुने ना, हमने जब अपने एनालिसिस किए, मेरे ऑडियो लीक हुई, मेरा पार्टी का मौक़िफ़ तो मैं बताऊंगा ना, या आप लोग आवाजें सुनकर तय कर लेंगे? इस तरह की आवाजें तो इमरान खान साहब की मैं आपको भी 5 साल 10 साल पुरानी दे देता हूं। सर मसला ये है कि आपकी बात ठीक है, हम क्या एनालिसिस करेंगे? आपकी ऑडियो लीक हुई है, मुस्तफा कमाल साहब ने भाई माना मेरी है कि पार्टी है वहां ना, पे उसका कोई एनालिसिस घुसपैठिया मैंने था। करना है ना। वैसे वो घुसपैठिया मेरी पकड़ पार्टी लिया में सर वो आपने? आपका कमेटी के घुसपैठिया फोरम पे पकड़ा? उसका एनालिसिस मैंने करना है घुसपैठिया ना। पकड़ा? वो पकड़ लिया, वो हमारा घुसपैठिया इंटरनल पकड़ा? प्रोसेस चल रहा है, वो चल रहा है। ओके, चल रहा है, ठीक है। नाज़िम मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। अच्छा नाज बलोच साहब, आप जरा गवर्नर सिंध की बात कर लें। गवर्नर सिंध पे क्या मामला है? मतलब आप लोग पीटीआई पीएमएलएन के साथ चाह रहे थे कि गवर्नर सिंध का ओहदा भी आपको मिले, या आपके बंदे का, या एमक्यूएम चाहती है कमरान टिसोरी साहब का तसलसल, आप क्या चाहते हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमारी पूरी कोशिश है, हर आईनी ओहदे के लिए हम अपने कैंडिडेट जो है वो लेकर आए। ये हमारा राइट है, हम अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे, एमक्यूएम अपना राइट एक्सरसाइज करे। और इसमें जो भी मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा ओहदा है, डेफिनेटली एक सेरेमोनियल पोस्ट है, एक वफाक की जो है एक अलामत होती है, और वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन का ओहदा है, और ये एक अहम ओहदा है बिलाखिर। और इसके लिए ऑफकोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो किसी भी ओहदे को जो है अपने हाथ से जाने नहीं देगी। हमारी आईनी हक है, हम इसके लिए कॉन्टेस्ट करेंगे, और हम कुछ तो पूरी पीएमएलएन ने इनसे वादा नहीं किया कि गवर्नर सिंध इनको मिल जाएंगे, गवर्नर सिंध का ओहदा? आपसे वादा नहीं हुआ एजाज ख्वाजा साहब? things are yet to देखिए, be मुझे things तो are yet to be decided and finalized। जी मुख्तसर मेरे बात से कर पूछ लीजिएगा रही ताकि हैं? मैं जी ख्वाजा मेरे साहब से- से पूछ रही हूँ कि नून लीग ने कहा था कि गवर्नर सिंध का मामला इनके साथ क्या तय पाया नून लीग के साथ? पीपल्स पार्टी तो छोड़ने को तैयार नहीं है। ख्वाजा साहब को एक सर, मैं सिर्फ आपको ये एक बात बता दूं, मैं तो आज पहली बार नाज बलोच साहबा के मुंह से ये बात सुन रहा हूँ। ना तो मुझे पीपल्स पार्टी के किसी लीडर ने बराह रास्त, मेरी बात भी होती रही, ऑफिशियली ये मुझे मैसेज किया, ना मेरी पार्टी को मैसेज किया, ना पीएमएलएन ने हमें मैसेज किया। गवर्नर सिंध का ऑफिशियल मुतालबा दोनों जमातों से कहीं से भी नहीं आया। अगर आया है तो नाज बलोच साहब अपने किसी लीडर का नाम देके कोट कर दें। हाँ, ये जरूर है कि सदर ममलिकत का आईनी ओहदा आपने रख लिया, डिप्टी चेयरमैन सेनेट आपने रख लिया, गवर्नर पंजाब, गवर्नर केपी आपने ले लिया, बलूचिस्तान में वज़ीर आला आपका, सिंध में वज़ीर आला आपका। मजीद अगर ओहदे भी चाहिए तो वो आपका और पीएमएलएन का मामला है, लेकिन एमक्यूएम से ऑफिशियली किसी प्लेटफॉर्म पे किसी ने गवर्नर सिंध पे कोई कम्युनिकेशन नहीं की। चले ठीक है। शोएब शाहीन साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये जो बंदर बांट ओहदों की कर रहे हैं ये ज़रूर करें, मगर जो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि जो मुल्क के साथ गद्दारी हुई है, जिस अंदाज से और जिस तर्ज अमल से इनके अपने लीडर्स आ करके उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मसलन आप लश्करी रईसानी का स्टेटमेंट आप उठा लें, उनको रात को सुबह कहा गया कि आएँ जी हमसे सीट ले लें, उसने कहा जी मैं ऐसा सीट क्यों लूँ। निसार चीमा पीएमएलएन का आकर कह रहा है कि मुझे आकर कहा गया सीट ले लो, वो कह रहा है मैं क्यों लूँ भाई, ऐसे दाग अपने माथे पे लगाऊं। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं जो मैंने कहा वो मेरी स्टेटमेंट दुरुस्त थी, मेरी ऑडियो दुरुस्त थी। वो क्या कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वाले कह रहे हैं कि तुम्हारा 100% चोरी का है और हमारा 50 से 60% चोरी है। ट्रेसूरी साहब वाली बात तो आपने खुद बता दी। मुस्तफ़ा खोखर ने आकर के सबके सामने पब्लिकली कहा, मेरे मद्दे मुकाबले वो कैंडिडेट थे, उसने जो कुछ कहा अपने सामने कि वो कहता है मैं हारा हूँ ऑनरेबल तरीके से, ये लोग जीते हैं, पीटीआई जीती है। लेकिन जिस तरह डाका जनी हुई वो आपके सामने है। जमात इस्लामी के यहाँ मियाँ असलम काशिफ चौधरी जो हमारे मद्दे मुकाबले कैंडिडेट थे, उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाफिज नईम ने वहाँ कराची में कहा कि जो सीट मुझे दे रहे हो ये मेरी नहीं है, पीटीआई की सीट है, जो मैं जीता हूँ मुझे वो वाली वापस करो। इसी तरह आप टीएलपी के लोग
यहाँ मेरे साथ खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये हमारे पास वही फॉर्म 45 है जिसके जरिए शोएब शाहीन और उनके बाकी लोग जीते हैं, जबकि जो लोग जिनको हार दिया गया था, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था, उनको जो नाजायज और कठपुतली बना करके एमएनए बना दिया गया है, दैट इज रॉन्ग। ये मैं टीएलपी की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आप महमूद अचकज़ई की आप बात उठा लो, इसी तरह आप अख्तर मेंगल की उठा लो। देखिए कोई पॉलिटिकल ठीक है और एक बात सिर्फ एक बात एक बात देखें, फॉर्म 45 आज भी हर एक के पास मौजूद है। उसका हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं आर्टिकल 184(3) की पिटीशन लेकर के, भाई आप इसका ऑडिट करा लो। यही बात फाफन ने कही है, ये पटन ने की है, पटन ने की है, यही फाफन ने की है। उन्होंने भी यही कहा है कि आप इसका जुडिशल इंक्वायरी करा लें और दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। जो आज ज़ार साहब कह रहे हैं कि देखें जी क्यों वोट देंगे, भाई क्यों वोट नहीं देंगे? पूरे पाकिस्तान में फेडरेशन की अलामत है आज पीटीआई, सारे लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। आए ना आप जुडिशल कमीशन के जरिए साबित करते हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, वजीर आला केपी ने जो हमारे हैं उन्होंने कहा है हम, आप कहते हो ना कि हम क्यों जीते हैं जी केपी में, हम सारे हल्के खोलने को तैयार हैं। हमारे किसी एक हल्के पे आप उंगल उठाएं, हम कहते हैं आए, आप जुडिशल इंक्वायरी कराओ, जो जीता है एक्चुअल आप उसको आगे ले आए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि डाकाजनी भी हो और आप उसके ऊपर पर्दापोशी भी करें। इलेक्शन कमीशन की क्रिमिनलिटी को भी आप कहें कि जी जो कुछ वो कर रहे हैं वो भी दुरुस्त है। ये तरीकाकार न मुल्क को आगे ले जा सकता है, ना ही हमारी मुआशरे में सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करेगा, ना ही इसमें माशी इस्तेहकाम आएगा, कम करेगा जब तमाम के तमाम जमातें जरा दिल बड़ा करके मिल बैठेंगी। जिनको आपसे शिकायत थी कि 2018 में ये हुआ था, वो कहते हैं जी जस्टिफाई हो गया, हिसाब बराबर, अब आगे चलते हैं। ख्वाजा साहब की बात सुन लूं सर, एक सेकंड ख्वाजा साहब की बात सुन लूं। जी ख्वाजा साहब, ये वज़ीर आला केपी के किस हैसियत से कहता है कि मैं हल्के खोल दूंगा? क्या आईनी इख्तियार है उनके पास? अगर वो हल्के खोलने की बात करें तो इसका मतलब है डब्बे भरने की जुडिशल कमीशन बनाओ, हम आपको अख्तियार देते हैं, हम आपको नहीं भाई, आपके पास इलेक्शन कमीशन था, आप वहां गए, हमें आपने पार्टी नहीं बनाया, आपने इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया, आपकी सारी पिटिशनें डिस्पोज ऑफ हुई। अब ट्रिब्यूनल आपके पास है, आप वहां जाइए, हम भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट आपके पास है, वहां जाइए, हम भी गए थे। लेकिन मसला आपका क्या है, ना तो आपको सुप्रीम कोर्ट पसंद है, ना इलेक्शन कमीशन पसंद है, ना आपको ट्रिब्यूनल पसंद है, ना आपको जजेस पसंद है। आपको ये याद है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने मेरे बारे में क्या कहा, मरियम साहब आपके बारे में क्या कह रही है याद नहीं है, एहसन इकबाल क्या कह रहे हैं वो याद नहीं है, शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं वो याद नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं पीटीआई के बारे में वो याद नहीं है आपको। भाई इल्जाम तराशियां ना करें। आपका वज़ीर आला केपी के गैर आईनी बात कर रहा है, वो कोई इख्तियार नहीं रखता कि वो केपीके का एक हल्का भी खोले। अगर वो ये इख्तियार रखता है तो धांधली का सबसे बड़ा जिम्मेदार भी केपीके में वही है। अच्छा ख्वाजा साहब ठीक है, आपने रिस्पॉन्ड करना था, मैं एक बात नादिया जवाब दे दूं। देखें, जब आप कहते हो पार्लियामान फैसला करे, आए हम सारे राजी होकर जुडिशल कमीशन के जरिए एक एप्लीकेशन दे दें जैसे नासिर मुल्क ने किया था। आए जी सारे हल्के खोल के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के जरिए तमाम 45 की ऑथेंटिसिटी चेक कर लें, उसके मुताबिक आप रिजल्ट बना दें। हम सारी पार्टियां मिलकर देते हैं एक दरखास्त, एक हफ्ते की बात भी नहीं है। यही फाफन ने प्रपोजल दिए, यही पैटर्न ने प्रपोजल दिए, और इस प्रपोजल को आप भी माने हम भी मानते हैं। आ जाए, आपको हमारे पे इतराज है ना, हमें आपके ऊपर इतराज है। चले हम कहते हैं डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को कौन कंट्रोवर्सी रिजॉल्व करेगा? रिजॉल्व करने के लिए हम सारे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट को, कहते हैं कमीशन बनाए, आप एक हफ्ते में डिसाइड कर दें। वो क्यों जाएंगे? उनकी तो सीट उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा मिल गई है। ट्रिब्यूनल के जजेस को नहीं मानते ना, इसका मतलब है हाई कोर्ट के जो जजेस का ट्रिब्यूनल है आप उससे नहीं एक ऑर्गेनाइज रिगिंग हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं आर्टिकल 184(3) में ट्रिब्यूनल से। आप मुझे बताएं लाहौर में क्या फैसला किया? एक मिनट सर, एक मिनट। लाहौर में कुछ 250 के करीब एप्लीकेशंस हैं जो एग्रीव्ड लोग हैं, लेकिन काम क्या हो रहा है? सिर्फ 2 जज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए मुख्तस हुए हैं। जो 2 जज वो दिन रात भी काम करें, अगले 10 साल के लिए वो फैसला नहीं कर पाएंगे। यानी आप ये चाहते हो कि हम रुलते रहे, 10 साल में फैसला ना हो, और उसके बाद ये ऑर्गेनाइज रिगिंग और जो डाकाजनी हुई है उसको चुप करके हम हाशब करके चुप करके बैठ जाएं। क्यों चुप करें भाई? अवाम का हक है, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाकाजनी गद्दारी है, आप उस गद्दारी को सामने लाएं। नहीं देखें जी, ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं? 2018 में इसी जुडिशरी के बाद जाऊं, इसी ट्रिब्यूनल में जाऊं, इसी सुप्रीम कोर्ट जाऊं, और आपकी जब बारी गए थे ना, आप बताएं कि कितने हल्के आपकी मर्जी, उनकी मर्जी जिसमें जाए, आपकी मर्जी इत्तेहादी थे ना, आप तो हमारे इत्तेहादी थे, आपने तो कभी एतराज नहीं किया। उनको जहां जाना है वो जाएंगे, आपको जहां जाना है आप जाइएगा, खत्म हो गई बात। लेकिन देखिए मामला ये है
कि 2/3 की जब आप बात कर रहे हैं ना कि आप इसको असेंबली से तरमीम कराएंगे तो फिर आपको पीटीआई की जरूरत भी पड़ेगी, तो मामला इतना खराब ना करें। पीपल्स पार्टी को आगे एमक्यूएम से वोट डालना है तो मामला इतना खराब ना करें। मसला ये है कि इस हद तक चले जाते हैं फिर पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। वक्त हुआ एक और ब्रेक का, और एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज बलोच साहिबा, आपने ये जो की गवर्नर सिंध वाली तो बात की है, मुझे ख्वाजा साहब से जरा वजारतों का भी पूछना था, उनको क्या हुआ, उनकी जो मतलूबा वजारतों मिल रही हैं नहीं मिल रही। लेकिन नाज साहिबा, खबरें ये थी कि यूसुफ, पहले खबरें आई कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि अभी निगरान वज़ीर आज़म है, उनको सेनेट का चेयरमैन बनाएंगे। फिर हमारे ही प्रोग्राम में कहा गया कि नहीं जी, हमारे तो कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। अब यूसुफ रज़ा गिलानी ने रिजाइन कर गए वो सेनेट की सीट से। क्या वाकई एक को आपने बना दिया बलूचिस्तान का सीएम और अब अनवारुल हक काकड़ साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने जा रहे हैं? ये पता नहीं आपको किसने इन्फॉर्मेशन दी है। सवाल है, ये मेरा सवाल है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारी कई कहाई बातें होती हैं, सुनी सुनाई बातें होती हैं, और यही जो खबरें सोशल मीडिया के ऊपर चलती हैं जिनको अक्सर लोग हकीकत समझ के आगे नहीं, आप चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नहीं बनाने जा रहे थे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट अनाउंस करेगी, ऑफिशियली करेगी, और आप भी सुनेंगे, पूरी कौम भी सुनेगी, जिस तरह हम सुनेगी, बेशक सुनेगी। मुझे ये कयास आराइयां जो आप कह रही हैं, ये कयास आराइयां हैं। ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कयास आराई थी? नहीं, मैं आप काकर साहब का नाम ले रही हूँ। नहीं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कयास आराई थी कि वो चेयरमैन सेनेट होंगे। नहीं, यूसुफ रज़ा गिलानी बिल्कुल एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, क्यों नहीं हो सकते वो? नहीं हो सकते नहीं। क्या पीपल्स पार्टी पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नहीं बना रही थी चेयरमैन सेनेट? देखिए, हो सकता है यूसुफ रज़ा गिलानी ही बन जाए, तो फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, पार्टी जब अनाउंस करेगी तो फिर ऑफिशियली अनाउंस होगा। नहीं कर सकती आप, मेरी जुबानी अनाउंसमेंट चाह रही है ऑफिशियली। ओहो नाज, he has resigned from senatorship. So if he has resigned from senatorship, सेनेट के इलेक्शन दोबारा आ रहे हैं माय डियर, अभी सेनेट के रिजाइन करेंगे, और क्यों नहीं कर सकते, उनका राइट है। तो why did he resign अगर दोबारा आपने उनको बनाना है? नहीं, क्यों नहीं कर सकते वो? देखें, there is a possibility वो दोबारा इलेक्शन लड़के दोबारा सेनेट में आ सकते हैं। अभी रिजाइन क्यों किया? उनको इजाजत देता है आईन इस चीज की। हाँ, तो अभी रिजाइन क्यों किया? नहीं, तो अगर वो जनरल इलेक्शन लड़के कॉन्टेस्ट करके आए हैं, वो उनकी सीट है, अगर वो सीट कंटिन्यू करना चाहेंगे तो वो नेशनल असेंबली की सीट कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जो बात आप ये कह रही है ना, अच्छा अब मैं आपसे जो इतनी तवील बहस कर रही हूँ, नादिया, अगर वो दोबारा सेनेट जाना चाहेंगे तो वो पार्टी अगर फैसला करेगी कि वो दोबारा सेनेट जाए तो वो दोबारा सेनेट, उनके लिए तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, अब एक सेकंड, मैं जो आपसे इतनी बहस करने की जसारत कर रही थी ना, उसका एक सिंपल सा था। आपने क्या स्पेकुलेशन, सोशल मीडिया, जरा वो क्लिप चलाएगा नईर बुखारी साहब क्या कह रहे थे हमारे प्रोग्राम में। सेनेट चेयरमैन के लिए अनवारुल हक काकड़ का नाम पीपल्स पार्टी देगी, क्या इसमें कोई सदाकत है? कतल नहीं जी, पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा हुआ है कि हमारे उम्मीदवार तो यूसुफ गिलानी साहब थे। मेरी क़यादत ने कहा ना ये बात, और जो नाम आप ले रहे हैं वो तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा तो नहीं है, वो ना वो हमारे मेंबर हैं, ना वो पीपल्स पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। तो मामला ये था जिसकी वजह से मैं इतना पूछ रही थी। तो ये ना तो ये स्पेकुलेशन थी, ना मैं स्पेकुलेशन पे जा रही थी। देखिए नादिया, यही बात आपको नईर बुखारी ने कही, वही बात मैंने आपको कही कि जो नाम आप ले रही हैं वो नाम तो हमारे लिए। अच्छा एक सेकंड, शुएब शाहीन साहब मेरी मदद फरमाइए। पार्टी का हिस्सा है, शुएब शाहीन साहब पार्टी का बिल्कुल हिस्सा है, और पार्टी के तवस्सुत से वो सेनेट के चेयरमैन भी बन सकते हैं। ठीक है, शुएब शाहीन साहब मेरी मदद फरमाइएगा। सेनेटर थे, सेनेटरशिप से रिजाइन किया, जो जनरल इलेक्शन जो असेंबली की सीट थी वो उन्होंने रखी, तो अब चेयरमैन सेनेट कैसे बनेंगे? देखिए, बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है कि एनए के वो कैंडिडेट थे। एनए की सीट जब वो जीत गए, उनके पास एक ही ऑप्शन था, या वो सेनेट रखें या वो एनए रखें। पहले ये आया था, बल्कि अखबार में, प्रेस में, टीवी में, हर जगह पे आया, ये बुखारी साहब की आपने बात भी चलाई कि चेयरमैन सेनेट के लिए वो मुतफिका उम्मीदवार बन चुके हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से और पीएमएलएन की तरफ से, इसलिए वो चेयरमैन सेनेट बन रहे हैं। और हम सब ने शायद तस्वर भी यही किया हुआ था, बाजार भी यही लगता था, पिछली दफ़ा भी उन्होंने अपने आप को पेश किया था, उनका इन्होंने बड़ा दिफा भी किया था।
तो एकदम जब पता चला कि वो ओथ लेने गए तो हमें पता चला कि उन्होंने तो सेनेट छोड़ दिए, तो हम भी बड़े एस्टॉनिश हो गए। और फिर नई खबर आ गई, जिस वक्त एकदम खबर आई कि जनाब सरफराज भुगटी की सूरत में एस्टैब्लिशमेंट को तोहफा दे दिया गया है बलूचिस्तान, इसी तरह दूसरी खबर आ गई कि जनाब अनवार काकड़ साहब को यहाँ से जो ही फारिग होते हैं अगला चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट को दूसरा तोहफा भी देने जा रही है। ये देखें, अब या तो ये इनकार करें या इकरार करें। पहला जो कुछ इन्होंने कहा था वो तो इकरार बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जो टाइम में किया बस कम था है, वो ख्वाजा इनकार हो साहब गया। टाइम में बस कम है। वजीर आजम का जो वोट है वो शहबाज शरीफ साहब को देंगे, सदारत के लिए जो वोट है आसिफ अली जरदारी साहब को देंगे, एमक्यूएम देगी। एक लाइट सा कमेंट कर देता हूँ, सादिक संजरानी साहब को भी कर दे। पीपल्स पार्टी ने वोट दिया था, ना उनकी पार्टी में थे ना उनके कारकुन थे, और जिया भुट्टो के नारे भी लगे थे चेयरमैन सेनेट के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी। अगली बात मैंने भी यही की थी नैयर बुखारी साहब से वैसे। लेकिन अब जरा बताएं, जरदारी साहब को वोट करेंगे सदर के लिए? अभी तक हमें पीपल्स पार्टी ने नाम से कोई डिमांड की, नाम से कोई रिक्वेस्ट की है, तो ताहाल हमने तो अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि वोट करेंगे नहीं करेंगे। अभी तो सिर्फ हम प्राइम मिनिस्टर का वोट करेंगे और कराची चले जाएंगे, और 9 तारीख को सोचेंगे कि हमें वापस पार्लियामेंट में आके सदर साहब को वोट करना है या नहीं करना। बिल्कुल डिपेंड करता है कि ये आपसे राब्ता करें और क्या फिर बार्गेनिंग होती है। हमारी जरूरत ही ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, नाज़िम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुएब शाहीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।